रिसोर्सेज है। मतलब क्या है कि इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अबंडेंस के साथ कर सकती है, लेकिन सावधानी के साथ कि ऐसा भी यूज भी करते रहें और सप्लाई भी बराबर बनी रहे। उसको रिन्यूएबल कहते हैं। यूज यानी डिप्लेशन और सप्लाई बराबर रेशो में बनी रहनी चाहिए। ऐसे रिसोर्सेज को अपने कल पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। अब क्या है कि वैसे मैंने जैसा अपना तरीका है सारे लेसन का एक ग्राफिक बना दिया। इस ग्राफिक में आप जो है एंटर करते जाएं, आगे से आगे एंटर करते जाएं, समझ कर लर्न करके। तो उससे क्या है कि आपको एक बार में बर्ड्स आई व्यू के अंदर देखते ही क्या है सारा लेसन याद हो जाएगा कि अच्छा इस लेसन में तो ये बात है। तो ये जो डिफरेंसेस है इन सोर्सेस, आप मैप के अंदर कहीं आयरन दिखाते हो, कहीं आप व्हीट दिखा देते हो, कहीं आप राइस दिखाते हो, कहीं सोना यानी गोल्ड दिखाते हो, कहीं पर टाइगर दिखाते हो, कहीं पर कोई बर्ड्स दिखाते हो। मैप के अंदर जब पूछा जाता है कि ये रिसोर्स बताएं कहाँ पर है, ये डिफरेंसेस क्यों है, व्हाई दे हैव सो मच डिफरेंसेस, मतलब रिसोर्सेज इतना डिफरेंस क्यों रखते हैं? ड्यू टू द क्वालिटी डिफरेंस। क्वालिटी सोयल की क्वालिटी है, वाटर की क्वालिटी है, लैंड की क्वालिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। रिसोर्स भी इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मान लो उदाहरण के लिए, अब एग्जाम्पल के लिए, किसी ने फार्मिंग की, किसी ने फार्मिंग की और उसने क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई की, न्यू टेक्नोलॉजी अप्लाई की, साइंटिफिक वे से उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया फार्मिंग में, तो क्या होगा? द मैन हु इज यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एटीट्यूड विल गेट मोर यील्ड देन कन्वेंशनल। जो पुराने जमाने की खेती के तरीके हैं उनकी बजाय ज्यादा एग्रीकल्चर से ज्यादा रिसोर्स प्राप्त करेगा वो। तो सारी बातें, ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी भी क्या है कि किन बातों पर डिपेंड करती है? लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल, इन सब की अलग अलग क्वालिटी के कारण रिसोर्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। हाँ, तो अब अपने आते हैं लैंड के ऊपर। लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन है, तो अपने आते हैं लैंड के ऊपर। आपको बड़ा अचंभा होगा कि दुनिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है 7 और 8 बिलियन, जो भी आप मानते हो, 7-8 बिलियन जो है, उसका 90%, उसका 90% जो है उस पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 30% लैंड पर रिजाइड कर रहा है। सिर्फ 30% लैंड के ऊपर रिजाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन आपके, अब अपने ही देख लो ना भाई, इस तरह की बात क्यों है? क्योंकि बाकी की जो लैंड है, वो जो 70% बची हुई लैंड है वो इनहेबिटेबल है, इनहेबिटेबल है, सूटेबल लैंड नहीं है वो। लेकिन जो ये 30% है, ये क्या है कि हैबिटेबल और सूटेबल लैंड है विद रिवर्स, वैलीज, मतलब प्लेन से मतलब है यहाँ, ये 30%। इसलिए क्या है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन, अपने इंडिया में ले लीजिए आप, इंडिया में 28 स्टेट्स है, लेकिन जो इंडो गैंगेटिक प्लेन के ऊपर जो स्टेट्स हैं, यूपी ले लीजिए, फिर आगे जाइए बिहार, बिहार से आगे जाइए बंगाल, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स।
मैं तो ये कहूँगा कि 60% तक जो अपनी पॉपुलेशन इंडिया की 60-70 तक जो है, सारी पॉपुलेशन इसी इंडो गैंगेटिक प्लेन पर है। क्यों? रिवर और वैली, प्लेन, सूटेबल कंडीशन लैंड की, इसलिए वहां इनहेबिटेशन ज्यादा है। तो अनसूटेबल लैंड किसको कहोगे आप? जो 70% लैंड बच गया उसको आप अनसूटेबल कह रहे हो, अनसूटेबल फॉर इनहेबिटेशन, उसको आप अनसूटेबल कह रहे हो ना। ये तो यहाँ क्या चीज है जो अनसूटेबिलिटी पैदा कर देती है? तो अनसूटेबल के लिए अलग अलग 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इसमें फिलअप करते जाइए। सीधी सी बात है। एक तो पहला होगा रग्ड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब जानते हो ना आप? ऐसे ऊंचा नीचा, ढलान, मोड़, स्लोप, मतलब कोई जिसका कोई सरलता से, जिसके ऊपर ऐसी टोपोग्राफी है कि सरलता से पहुंच नहीं हो सकती। एक प्लेन की टोपोग्राफी होती है। जैसे अपने कोई बोलता है, कहता है किसी नए शहर में जाता है, यार आप मेरे को क्या है कि वहाँ हेल्प के लिए आ जाना, क्योंकि शहर की टोपोग्राफी के बारे में मेरे को पता नहीं। आप जब कहीं पहुंचते हो, दूसरे को, अपने फ्रेंड को कहते हो ना, मेरे को टोपोग्राफी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है इस शहर का, तो आप आ जाना, साथ रहेगा तो मेरे को आराम रहेगा। ये बोलते हो ना टोपोग्राफी। तो बात हुई रग्ड टोपोग्राफी की, उतार चढ़ाव, खड्डे, अगरा वगैरह, रग्ड टोपोग्राफी। वहां पॉपुलेशन या अपना मकान कैसे बनाएगा? ये स्टीप स्लोप्स, इस तरह की ढलान है। किसी का दिमाग खराब है जो जाकर टंगेगा, अपना घर बनाएगा? स्टीप स्लोप्स हो, अच्छा कोई खड्डा हो, आसपास ऊंचाई में वहाँ जनसंख्या, वो खड्डा हो, तो लो लाइंग जो लैंड है वो तो हमेशा ससेप्टिबल टू वाटर रहेगी, वाटर लॉगिंग के लिए रहेगी। वो पानी भरता रहेगा, वो चाहे अच्छा हो चाहे गंदा हो, उस भरे हुए पानी के अंदर क्या है कि पॉपुलेशन कैसे रहेगी? ये बात है ना। और जब पानी है ही नहीं, अब राजस्थान स्टेट को ले लीजिए, डेजर्ट पड़ा है, पानी की दिक्कत है, तो हम ये कह सकते हैं कि अनसुटेबल है फॉर सबसे स्पार्सली पॉपुलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो राजस्थान के डेजर्ट में मिलेंगे। जैसलमेर है, बाड़मेर है, वहाँ पानी नहीं होने के कारण क्या है कि जब आप यूपी बिहार इनसे आप कंपेयर करोगे तो राजस्थान के डेजर्ट में पर किलोमीटर 9 10 10% मिलेंगे, और वहां पर किलोमीटर मिल जाएंगे आपको 700 800 तक, इंडो गैंगेटिक प्लेन पर। तो क्योंकि डेजर्ट जो है अनसुटेबल लैंड है, सीधी सी बात है। अब आप कहो कि पानी तो बहुत है, और पानी के कारण क्या है कि थिक फॉरेस्ट बन गया। भाई अमेजन जैसा जंगल है, फॉरेस्ट है, अमेजन ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट लिए बैठा है, वहां पर कौन घर बनाएगा? वहां पर कौन घर बनाएगा? चारों तरफ क्या है कि नेचर के पैदा किए हुए दुश्मन रहेंगे। इतने दुनिया भर के तो रेप्टाइल्स रहेंगे, इतने कैनाइन्स रहेंगे, और इतनी गर्मी रहेगी, इतनी ह्यूमिडिटी रहेगी। नॉन पॉपुलेटेड है, अनसुटेबल लैंड है। तो ये सारे जो पॉइंट है, आप इसमें इस तरह से अनसुटेबल फॉर इनहेबिटेशन, अनसुटेबल लैंड क्या कारण है ये। अब अपना क्या है कि अब लेते हैं नेक्स्ट, यूज, लैंड का यूज। बोलते हैं ना, ओहो, जो केसर है वो तो कश्मीर के पंपास, पंपास का जो दलदल है, कश्मीर का जो पंपास का जो दलदल है, जो मार्श है, मार्शी लैंड है,
हम 5 गांव। केसर तो दुनिया में वहीं ग्रो की जा सकती है और कहीं केसर नहीं उगाई जा सकती। अच्छा, कॉफी, कॉफी जो है कर्नाटक स्टेट के अंदर आपको मिलेगी और कहीं नहीं उगाई जा सकती। अच्छा, मसाले है वो केरल की सोयल में ही बढ़िया ग्रो होते हैं और कहीं मसाले जो हैं अच्छी प्रकार से नहीं ग्रो करते। अच्छा, तो ये क्या हुआ, ये यही तो हुआ ना, फिजिकल फैक्टर्स तो यही हुए ना। वहां पानी कितना है। अब डेजर्ट के अंदर कोई चाय बागान, चाय की खेती थोड़ी कर सकता है। अरे भाई, उसको तो 365 दिन वर्षा वर्षा चाहिए, और वो भी क्या ढलान वाली चाहिए, वहां पानी रुकना नहीं चाहिए जड़ों में। डेजर्ट में कैसे उगा लो। तो ये फिजिकल फैक्टर्स है। मतलब पानी क्या है, उस जमीन में मिनरल्स कैसे हैं, मतलब एसिडिक है, बेसिक है, तो फसल कौन सी उगाई जाएगी, क्या मिनरल्स वहां मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कितनी परसेंट में मिलेंगे। खाली सोइल ही सोइल हो, उसमें मिनरल मिले ही नहीं, थोड़ा सा हो 1-2%, क्या फायदा। ये बात है ना। तो मिनरल्स है, वहाँ की एग्रीकल्चर है, वहाँ का टेम्परेचर है, इन सब फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर जो है ना, फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर ये लैंड का यूज जो है ना, यूज, जैसी लैंड वैसा यूज, कुल मिलाकर बात ये है। तो इसके अंदर के कैसे प्लेन्स होगा, इंडो गैंगेटिक प्लेन होगा, वहां एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाएगी। हो गया ना। अच्छा, एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर बढ़िया हो जाएगी। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री भी, फॉरेस्ट्री के लिए कुछ विशेषताएं होती हैं, वो लैंड अलग है। ट्रॉपिकल में जैसे कि वर्षा खूब हो रही है ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल एरिया में, तो वहाँ क्या है, फॉरेस्ट्री बढ़िया होगी। माइनिंग, जब प्लेट्यू होंगे, पठार होंगे, जैसे डिक्कन का प्लेट्यू, जैसे नागपुर का प्लेट, छोटा नागपुर का प्लेट्यू, वहाँ माइनिंग बढ़िया होगी, वहाँ वहाँ की लैंड जो है माइनिंग के लिए यूज की जाएगी। हुआ ना ये। अच्छा, बिल्डिंग्स के लिए, जहाँ काम धंधे ज्यादा हो और जमीन प्लेन हो, कोई दिक्कत नहीं हो, सारी सुविधा हो, स्मार्ट स्मार्ट फैसिलिटीज हो, वहाँ बिल्डिंग्स ज्यादा बनेगी, वहाँ बिल्डिंग्स ज्यादा बनेगी। और प्लेन्स होगा, प्लेन्स, वहाँ रोड्स ज्यादा बनेगी। अब रोड्स कौन से देश के अंदर सबसे ज्यादा होंगी रोड्स। आप बोलोगे फटाक से, जहाँ प्लेन्स ज्यादा होंगे वहाँ रोड्स ज्यादा होंगी, वहाँ रेलवे ट्रैक ज्यादा होंगी। इस लैंड का यूज रोड्स बनाने में काम आ जाएगा। और जहाँ वाटर होगा, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी, जहाँ इस तरह के स्कोप होंगे, ट्रांसपोर्टेशन या रोड्स होंगी, वहाँ वहाँ की लैंड को आप क्या है, इंडस्ट्रीज के रूप में यूज करोगे। कैश क्रॉपिंग है, गन्ना है, कॉफी है, ये वहाँ जहाँ पैदा हो रहा है, वहाँ इंडस्ट्री, आप मतलब वहाँ की लैंड को आप इंडस्ट्री के रूप में यूज कर सकते हो। जो पास में ही रॉ मेटेरियल है और सामान बना लेंगे, चीनी बना लेंगे, कॉफी सीड्स, कॉफी पैक करवाएंगे। तो जो सूटेबिलिटी ऑफ लैंड, तो अपने पढ़ा था, अनसूटेबल भी पढ़ लिया और यूज भी पढ़ लिया आपने। बारी बारी से इसमें जो निशान किए मैंने, इसमें आप फिलअप कर लेना। अब लैंड के बारे में, मतलब लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं अपने, तो हर कोई किसी लैंड के ऊपर जाकर ये काम करने लग जाएगा क्या। अरे नहीं भाई, ये लॉ है, नियम है, रेगुलेशंस है। कुछ लैंड तो क्या है कि इनका टाइटल्स जो है ओनरशिप है, कुछ लैंड तो क्या है कि प्राइवेट है। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरे नाम इतनी खेती है,
मेरे नाम इतने हाउस हैं, तो ये लैंड प्राइवेट प्राइवेट में हो गया ना, ये प्राइवेट ओनरशिप में आ गया। और प्राइवेट ओनरशिप लिखोगे और दूसरा कम्युनिटी ओनरशिप जो सरकार की है, जिसमें एक आम आदमी उस लैंड का यूज कर सकता है। अब इसका छोटे से छोटा उदाहरण पार्क ले लो, कम्युनिटी लैंड है। तो ये क्या है कि कॉमन प्रॉपर्टी होगी पार्क, वहाँ ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है ये, और वो प्राइवेट रिसोर्स है। आपके नाम खेती है, लैंड है कहीं पर, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी रिसोर्स है। तो ओनरशिप में भी दो क्लासिफिकेशन कर सकते हो आप लैंड का टाइटल्स के हिसाब से। अब आइए, लैंड को खराब कौन कर सकता है? थ्रीट्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। लैंड मिलनी मुश्किल है, कहीं पर भी चले जाओ मुश्किल। इवन डेजर्ट की जो टीलों की जो सॉयल है, सैंड है, जो टीलों की ड्यून्स की जो सैंड है, वो भी आजकल तो बड़ी महंगी बिकने लग गई है। कहने का मतलब कि लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड किस कारण से कम हो रही है, किस कारण से कम हो रही है? आप एक 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 लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से लिख सकते हो आप। इनक्रोचमेंट सबसे बड़ा पहला गया है, कब्जा, इनक्रोचमेंट। आप देखते रहते हो कि सरकार, पुलिस और सरकार के ऑफिसर जो है, रेवेन्यू ऑफिसर है, वो डंपर लिए खड़े रहते हैं कि इस पर कब्जा है, उसको तोड़ दिया, कब्जा तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। वो इंक्रोचमेंट वाली लैंड थी, उस पर टाइटल नहीं था, प्राइवेट टाइटल नहीं था, इंक्रोचमेंट था। गांवों में इंक्रोचमेंट क्यों करते हैं लैंड का? गांवों में से लैंड का इंक्रोचमेंट करते हैं कि अपनी खेती करेंगे, खेती बढ़ा लेंगे, खेती की सीमा बढ़ा लेंगे, एग्रीकल्चर के लिए इंक्रोचमेंट करते हैं। और अर्बन अर्बन शहरों के अंदर कोई भी छोटा टुकड़ा हो और वहाँ रातों रात क्या है कि अपना इंक्रोचमेंट कर लेंगे कि यहाँ घर बनाएंगे। तो हाउसिंग के लिए अर्बन में इंक्रोचमेंट ज्यादा होता है। तो इनक्रोचमेंट ट्रीट्स ये आ गया। डिग्रेडेशन, अब मान लो कोई मिनरल ले रहा है सॉरी, कोई माइंस से मिनरल ले रहा है, वो मिनरल्स निकालने के लिए क्या है कि ताबड़तोड़ तरीके से, अनरेगुलेटेड तरीके से, बिना किसी नियम कानून के इस तरह के खड्डे बना देगा वो लैंड यूज की नहीं रहेगी, डिग्रेड कर देगा उस लैंड। तो डिग्रेडेशन। ये स्लाइड्स, स्लाइड्स तो देखते हो, गांव के गांव स्लाइड के नीचे आ जाते हैं। हिमाचल में देखा होगा आपने कि फला गांव जो है स्लाइड के कारण दब गया, 100 आदमी मर गए, 200 आदमी मर गए। तो जहां पूरा गांव बसा हुआ था, लैंड को यूज कर रहा था हाउसिंग के लिए, वो लैंड स्लाइड ने क्या किया, खत्म कर दिया। ये थ्रीट्स हैं, लैंड स्लाइड बहुत बड़ा थ्रीट्स है। लैंड स्लाइड जो है, लैंड की अवेलेबिलिटी के आगे आ जाता है कि अवेलेबल नहीं होने दूंगा। लैंड स्लाइड्स, इरोजन, विंड्स चलती है, पानी आता है, तो सोयल का इरोजन हो जाता है। डेजर्ट के अंदर तो हाल ये होता है कि जहां एक ड्यून्स आपने सवेरे देखा था, ये इतना बड़ा टीला, और जो विंड्स चलती हैं जोरदार स्पीड से, डस्ट डस्ट स्टॉर्म आता है, तो दूसरे दिन सवेरे देखोगे यहाँ पर तो टीला था, कहाँ गया, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से लैंड का इरोजन भी हो जाता है। ये प्रकृति करती है। और डेजर्टिफिकेशन, बढ़िया फर्टाइल लैंड है और है,
डेजर्ट की रेत क्या है कि तूफान से जाके वहां पर जम जाती है, ओवरलैप कर देती है। अब वो फर्टाइल लैंड जो है इनफर्टाइल होगी, डेजर्टिफिकेशन हो गया उसका। या उसमें क्या है कि साल्ट ज्यादा हो गया, नीचे से सीपेज आ गई, नीचे का जो साल्ट है वो ऊपर आ गया। आपने सेम देखा होगा, सेम का वाटर, वो अब वो लैंड की अवेलेबिलिटी कम होगी। ये एक प्रकार से उस लैंड का सेम के साल्ट के कारण क्या है, वाटर लॉगिंग के साल्ट जो ऊपर आ गया उसके कारण क्या है, वो लैंड यूज के लिए नहीं, डेजर्टिफिकेशन हो गया, अवेलेबल नहीं होगी वो। अब जैसा कि एक अपना सिस्टम है रिसोर्सेज में कि जितना खपत करो उतना ही नया बना दो, सीधी सी बात ये है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन, बचाव। लैंड के इस टॉपिक में लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कंजर्वेशन, इसमें भी पॉइंट 1 2 3 4। एफ एफोरेस्टेशन, फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट लगाओ। रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन, लैंड खराब हो गई किसी कारण से, साल्टी हो गई, बेस बढ़ गया, तो उसमें एसिड मिलाओ। बेस बढ़ गया तो एसिड मिलाओ, उसको दोबारा तैयार करो यूज के लिए। रेगुलेशंस ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये बहुत अंधाधुंध तरीके से चल रहा है। और इससे अल्टीमेट क्या है कि इस प्रकार से जो तैयार क्रॉप है वो कैंसर कोज करती है। सारा पंजाब जो है कैंसर से ग्रसित है। इसका कारण वहां क्या है, खेती बगैर फर्टिलाइजर, बगैर पेस्टिसाइड, बगैर केमिकल के होती ही नहीं। तो इसका रेगुलेशन करना होगा, केमिकल की बजाय ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ये यूज में शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर के आएगी लैंड का कंजर्वेशन होगा। चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। अब हर्ड हर्ड आया कैटल्स का या ग्रास होपर्स का एक दल आया, टिड्डी दल कहते हैं, और खेती में घुस गया। वो क्या छोड़ेगा, घास का एक तिनका भी नहीं छोड़ेगा, लैंड तो खराब होगी ना। तो इस तरह की ओवर ग्रेजिंग को भी कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल से कैसे, कि इस एरिया में ग्रेजिंग करवाइए आप, फिर 2 महीने बाद यहाँ पर जो ग्रास उग जाएगा तब अपने हर्ट्स को यहाँ ले आइए, तब तक दूसरा अल्टरनेट, इस तरह से वो रेगुलेशन करना पड़ेगा। वो चेक्स, कंट्रोल लगाना पड़ेगा ओवर ग्रेजिंग के लिए। अब आइए आप लैंड के ऊपर जो सोयल है, ये ना, लैंड और सोयल, लैंड के ऊपर जो सोयल है, ये सोयल जो है मतलब क्या है कि क्या ऐसी कैसी मिली है क्या अपने को सोयल? ये जो आज जो सोयल है, क्या इतनी की, जब जब से अपने अपने होश संभाला है या अपने बुजुर्गों ने देखी होगी इतनी सोयल, बस इतनी सोयल है क्या? कोई फिक्स रेशियो में सोयल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सोयल तो बढ़ती जाती है। अच्छा, सोयल बढ़ती जाती है कैसे? सोयल बनती है रॉक से, चट्टान से। वो कहते हैं चट्टानों से हम भिड़ेंगे, चट्टानों से हम लड़ेंगे, हम है वीर पुरुष, इस तरह के जो पॉइंट्स अपने पढ़ते हैं वीरता का रस लेने के लिए। तो ये रॉक की विदरिंग से बनती है।
रॉक का कचरा बनता है ग्रेवल्स, ग्रेवल से सैंड, सैंड से सिल्ट, सिल्ट से क्ले। छोटा 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 और छोटा साइज, वो आपकी सॉइल बन गई। तो रॉक विदरिंग, ये रॉक कचरा कब हो जाती है? टेम्परेचर चेंज से। बिल्कुल माइनस पर था और 50 डिग्री आ गया, 50 डिग्री हो गया, तो उसमें कंट्रैक्शन से और एक्सपेंशन से टेम्परेचर के कारण रॉक में दरार आएगी और वो टूटेगी, विदरिंग होगी। होता है ना ऐसा? भाई घरों के अंदर बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जैसे अपने दांत है रॉक जैसे मजबूत है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना, अरे गर्म चीज तूने अभी पिया है, गर्म दूध पिया है अभी, और उसके ऊपर ठंडी आइसक्रीम खा रहा है, तेरे दांत तो गए, विदरिंग हो जाएगी। तो ऐसे टेम्परेचर का प्रभाव क्या है कि रॉक के ऊपर पड़ता है। और जो प्लांट्स के जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, कीड़े मकोड़े, वो जो लिविंग बींग्स है जो मरते हैं, प्लांट्स हो चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फोना हो, फोना मतलब एनिमल्स, फ्लोरा मतलब वेजिटेट, प्लांट्स, प्लांट्स हो एनिमल्स जो मरते हैं, तो वो क्या है कि उनकी जो डेड बॉडी है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खाद तैयार करती है, उसको ह्यूमस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ये प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडी से तैयार होता है। तो जंगल जहाँ फॉरेस्ट होगा वहां तो ह्यूमस बहुत ज्यादा होगी, डेजर्ट में कहाँ होगी? होगी ही नहीं ह्यूमस। वहां कैसे सॉइल बनेगी? ये बात है ना। अ, तो कुल मिला के क्या है कि जो रॉक होती है ना, रॉक, उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बता देते हो आप। अब आप राजस्थान में अरावली हिल्स एरिया में जाओगे आप, अब क्या है कि अरावली का जो हिल्स जो रॉक है उसमें क्या है कि आयरन ज्यादा है। उदयपुर के अंदर आप बहुत ऊंचे ऊंचे अरावली के पहाड़ देखोगे, इन पहाड़ों में क्या है कि आयरन ज्यादा है। अब वहां की के टाइम टाइम लगा, हजारों साल में अरावली की जो रॉक्स हैं वो धीरे 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 सोयल में कन्वर्ट हुई। तो सोयल में कौन सा मिनरल रहेगा? आयरन। और इसलिए क्या होता है, वहां की मिट्टी कहते हैं रेड, रेड सोयल है, लेटेराइट है, रेड सोयल है, ऐसे बोलते हो ना आप। तो पेरेंट रॉक कैसी है, उसके उस सोयल के बुजुर्ग कौन रहे हैं, माँ बाप कौन रहे हैं उस सोयल के, इसके ऊपर सोयल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है। सीधी सी बात है। अब एलुवियल सोयल है, एलुवियल सोयल फर्टाइल होगी, क्यों? आप ये कहोगे इसके माँ बाप तो क्या है कि रिवर्स है। इसके माँ बाप तो रिवर, जो चट्टान है, जो रिवर ने जो चट्टान तोड़ी है, हिमालय जैसे इंडो गंगेटिक प्लेन में, वो चट्टाने हिमालय वाली क्या है कि रेत जो है सोयल बनकर वहां पसर गई, एलुवियल। तो कितनी फर्टाइल है एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा मानते हैं एलुवियल सॉइल को फर्टाइल। तो कहने का मतलब है कि राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही मैटर जो है ना, एक राइट रेशियो के अंदर हो, वो जो सोयल है फर्टाइल होगी। सीधी सी बात है। और आप इसके डिसाइड कर सकते हो पेरेंटल रॉक से कि मिनरल कौन से हैं, ऑर्गेनिक प्लांट्स और एनिमल्स कौन से बने हैं ये। अब जो लैंडस्लाइड से जो खराब हो रही थी, थ्रीट मिल रहा था अपने को, अनसुटेबल लैंड थ्रीट से जो हो रही थी, तो उसमें जो लैंड स्लाइड्स का अलग से लिया है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लैंड खराब होती है। पहाड़ों के अंदर
हर साल समाचार सुनते हो आप, इतने लोग मर गए, इतने गांव जो है तबाह हो गए लैंडस्लाइड के कारण, सड़क पर जाम लग गया लैंडस्लाइड के कारण। तो आप ये देखते हो मिटिगेशन मैकेनिज्म फॉर लैंडस्लाइड, स्लाइड्स प्रिवेंशंस, प्रिवेंशंस के लिए लैंडस्लाइड आपको रोकने के लिए कि वो नीचे नहीं आ जाए, फिसल नहीं जाए, ये तो पहला काम तो ये करने का, जो हाजर्डस प्लेस है कि ये खिसक सकता है, नीचे ला सकता है ये पहाड़, तो इस प्रकार के कच्चे पहाड़ों की मैपिंग करनी होगी, आइडेंटिफाई करना होगा उसकी मैपिंग, फला जगह पर ये कच्चा पहाड़ है, ये संभावना है लैंडस्लाइड की। फिर आप आगे बढ़ो, वहां पर क्या है, पहले से ही आप रिटेंशन ऑफ वाल लगा दीजिए, रिटेंशन ऑफ वाल। आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे जहाँ पहाड़ को काट कर, जो कोई कच्चे पहाड़ को काट कर सड़क बनाएगी है कि सड़क पर नहीं आ जाए ये पहाड़, इसके लिए देखा होगा एक दीवार सी वाल बना देते, रिटेंशन वाल, उसके आगे एक वाल बना देते हैं, उसको कहते हैं रिटेंशन वाल, ये बात है। और फिर देखा होगा कि वहां पर फिर पेड़ पौधे भी घने लगा देते हैं, वो जड़ जो है वो इन मिट्टी को बांध लेती है, उनकी वेजिटेशन की जो रूट्स हैं वो मिट्टी को बांध लेती है। तो वेजिटेशन कवर करो, दीवार लगा दो, और वहाँ रेन वाटर से लैंडस्लाइड ज्यादा होता है, जब वर्षा हो और हो तो उस रेन वाटर को इतना आएगा, उसके लिए क्या प्रबंध है निकासी के लिए, तो रेन वाटर और स्प्रिंग फ्लोज को मैनेज कर लो। सड़कों के किनारे देखा होगा आपने, इस प्रकार से इस तरह का थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट रहता है कि इतनी सड़क के ऊपर इतना वाटर आएगा, तो एक नाला सा बनाया जाता है, एक वाटर कोर्स बनाया जाता है कि सारा पानी यहाँ से जाएगा, सड़क को कोई नुकसान नहीं होगा, रोड को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये सब तरीके जो है ना, ये मिटिगेशन मैकेनिज्म में आते हैं, लैंडस्लाइड नहीं होगा। अब आइए आप सोयल प्रोफाइल, मैंने बताया ना कि सारी जो सोयल है वो उनकी, उनके माँ बाप तो रॉक की होती है, तो बीच में जो पहले सोयल को बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं, पेरेंट रॉक को बीच में रख दिया, पेरेंट्स को। अब इन पेरेंट्स पर क्या है, किसका एक्शन होगा, रॉक के ऊपर किसका एक्शन होगा, क्लाइमेट का। क्लाइमेट क्या करेगा, टेम्परेचर वगैरह और रेन वो क्या करेगी, को वो उसका विदरिंग करेगी, और प्लांट्स को मार करके आएगी, ह्यूमस बनाएगी वहां। टाइम क्या करेगा, ये रिलीफ क्या करेगा, मतलब ऊंचा नीचा, और ये एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल करेगा, ये एक्यूमुलेशन वहां पर एक चट्टान है, उसके पत्थर वगैरह और एक जगह पर जमा देगा, ये रिलीफ। बिल्कुल स्लोप है तो वो नीचे ला देगा, और बिल्कुल बिल्कुल स्टीप है स्लोप, तो एक जगह पर वहां एक्यूमुलेट कर देगा सोइल को। फ्लोरा फोना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये डेड बॉडी को कुचर कुचर कर, छोटा छोटा करके ये ह्यूमस बना देगी, फ्लोरा एंड फोना। टाइम क्या करेगा, ये जो जो टाइम जाएगा सोइल की थिकनेस बढ़ जाएगी ना, मोटाई बढ़ जाएगी, सोइल ज्यादा हो जाएगी, वहां पर मिलेगा। तो इस प्रकार से जो पेरेंट रॉक है वही तो फर्टिलिटी डिटरमाइन करती है, वही उसकी रेत या सोइल का टेक्सचर, मोटा है, पतला है, पाउडर जैसा है टेक्सचर, कलर कैसा है, लाल है, काली है, कौन सी मिट्टी है, ये करता है। केमिकल्स भी इस पेरेंट्स रोग से देखे जा सकते हैं, आयरन है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, इसमें किसमें ज्यादा है, चूने की मिट्टी होगी वहां कैल्शियम ज्यादा होगा। कंटेंट्स क्या क्या है इसमें, और इसमें पानी, डेजर्ट के अंदर जो सोयल होगी, पानी रुकेगा ही नहीं, वो जड़ों के लिए नीचे चला जाएगा, फटाक से सोख लेगी वो। तो परमिएबिलिटी ज्यादा है या कम है, ये भी पेरेंट्स रॉक के ऊपर डिपेंड करती है।
बुजुर्ग रॉक, माँ बाप रॉक के ऊपर। अब आपने क्या है कि सोयल फॉर्मेशन कर लिया आपने इस प्रकार से, क्लाइमेट, टाइम, फ्लोरा, फौना, रिलीफ, इनसे आपने पेरेंट रॉक को तोड़ लिया और सोयल बना ली। अब प्रोफाइल क्या रहेगा सोयल का, तो इसमें ह्यूमस भी बनाया, मिनरल्स भी बनाए, ग्रेवल्स भी बनाए, कुछ चट्टान के छोटे टुकड़े, कुछ बड़े टुकड़े हैं। वो कैसे जैसे रहेंगे? जो भारी है वो सबसे नीचे रहेगा प्रोफाइल में, सीधी सी बात है। जो भारी है, जो वेट है, वो सबसे नीचे रहेगा। जो पेरेंट रॉक है सबसे नीचे, उसके ऊपर टूटी हुई रॉक्स, विदर्ड रॉक, कचरा रॉक का, और उसके बाद में ऊपर सब सोयल के अंदर वो सारी आ जाएंगी आपकी, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये आ जाएगा, सारी साइज आ जाएगी सब सॉइल के अंदर। और सबसे ऊपरी ऊपर टॉप सॉइल में क्या होगा बताओ? अरे वो कचरा है, एनिमल्स और वेजिटेशन का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया हुआ, जिसको ह्यूमस कहते हो आप। वो खाद का काम करती है, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करती है, वो टॉप सॉइल पर होगा। ये आपने प्रोफाइल बना दिया। अब दोनों डिग्रेडेशन ऑफ सोयल और सोयल कंजर्वेशन, ये लैंड के जैसे ही है। आपको यदि लैंड वाले याद हो गए ना, तो ये भी फटाक से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। डिग्रेडेशन ऑफ सोयल, इसमें आप बढ़ते जाइए फटाफट फटाफट। सोयल खराब कैसे होती है? वही हो गया डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट दो खराब हो जाएगी। वही हो गया ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग, कैटस एक घास का पत्ता नहीं छोड़ेंगे। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड, मतलब क्या है कि जो ये पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो केमिकल वाले हैं, मैंने बताया था ना सारा पंजाब कैंसर से ग्रसित है। तो इससे क्यों ग्रसित है कैंसर से? कि ओवर यूज हो रहा है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, बड़े पॉइजनस होते हैं वो सॉइल के अंदर मिलते हैं, सॉइल को तो खराब करते ही करते हैं, सॉइल को तो डिग्रेड करते ही करते हैं। और वो प्लांट से होकर के आएगी, गेहूं के दानों से होकर आपके शरीर में भी पहुंच जाते हैं और कैंसर का कारण बन जाते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन पानी से भी तो होता है भाई। रेन वाटर वॉश। अब बिहार के अंदर एक कोसी नदी है, उससे जैसे लैंडस्लाइड से गांव के गांव खत्म हो जाते हैं, वैसे वो जब वो आती है नदी, कोसी नदी नेपाल की तरफ से, तो गांव के गांव को वॉश ऑफ, वाटर वॉश कर देती है, ले जाती है। लैंडस्लाइड मैंने बता ही दिया आपको। और फ्लड, फ्लड जानती हो, बाढ़ आएगी तो सॉइल का डिग्रेडेशन तो होएगा, वहाँ की जो उपजाऊ फर्टाइल सॉइल है वो अनफर्टाइल हो जाएगी, चली जाएगी वहां से जगह छोड़कर। तो फ्लड ये काम करता है। अब आया कंजर्वेशन, बचाओ। लास्ट में रिसोर्स के लास्ट में यही तो पढ़ते हो आप, कंजर्वेशन, ये बचाओ, सोयल कंजर्वेशन। इसमें भी पॉइंट्स हैं, आप लिखते जाइए फटाफट, जो लैंड वाले हैं वही पॉइंट है इसके अंदर। भाई सोयल के ऊपर मल्चिंग करो आप। मल्चिंग मतलब सोयल के ऊपर क्या है कि आप झाड़ झंखाड़, श्रब्स, ग्रास ये डाल दो, जो खरपतवार टाइप की जो चीजें वो डाल दो, तो विंड से सोयल, वाटर से सोयल कटेगी नहीं, ये बात है ना। तो यहाँ पर आप मल्चिंग लिख दीजिए। दूसरे में कॉन्टर बैरियर्स बनाओ, कंटूर बैरियर्स। अरे रिटेंशन ऑफ वॉल लैंड में बनाई थी ना आपने दीवारें, सड़कों के किनारे जो ऊंचाई होती है वहां देखते हो ना, तार के
वायर्स के, सीमेंट के, पत्थरों के एक वाल होती है, वो कंटूर बैरियर्स होते हैं। और वहाँ जो वाटर की जो व्यवस्था होती है, उस दीवार के नीचे के ट्रेंचेस भी बना लेते हैं कि पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, एकदम से नहीं जाएगा। वो कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम्स, जैसे कोसी नदी का एग्जाम्पल दिया, जैसे दामोदर रिवर थी, उसको बंगाल का दुख कहते थे। रेनी सीजन के अंदर कोई जनसंख्या एक जगह नहीं रह सकती थी, उसको कहते हैं दामोदर वैली। तो उस पर क्या है कि रॉक डैम्स बना बना के जो खाइयां बन जाती थी उस पानी की, नदी की गलीज, उनको रोक लिया गया। जो गलीज बन जाती थी उनको रोक लिया गया। और सबसे बड़ा जो मजेदार बात है, टेरास फार्मिंग। टेरास फार्मिंग, इससे लैंडस्लाइड बच जाती है, सोयल कंजर्व हो जाती है। जैसे अपने पौड़ी होते हैं ना, जब आप हिल स्टेशन पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां इस तरह से खेती है, मतलब ये इस प्रकार से पौड़ी है, इस प्रकार से जमीन थोड़ी सी एक क्यारी बना दी, फिर एक क्यारी, फिर इस तरह से एक पौड़ी, फिर आगे एक पौड़ी। तो एकदम से स्लोप को जो है वो स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया है इस तरह से, और वहां खेती हो रही, टेरास बना दिए, उसको कहते हैं टेरास फार्मिंग। इससे क्या है कि जो वाटर होगा वो एकदम से गलीज नहीं बना पाएगा, पहले टेरास पर आएगा, फिर उस वो गिरेगा तो उसकी ग्रेविटी कम होगी। एक तो ऊपर से सीधा गिरेगा तो ग्रेविटी ज्यादा होगी, वो तो इतनी बड़ी गलीज बना देगा। और एक क्या है कि टेरास पर इतना सा 9 इंच से गिरेगा नीचे तो उसकी ग्रेविटी कम होगी, वो धीरे से आएगा। एक तो आराम से आएगा और एक क्या गड़बड़ा कर आएगा, फर्क पड़ जाएगा ना। इंटरक्रॉपिंग, कई बार क्या होता है कि एक ही प्रकार की बाजरा ही बाजरा, बाजरा ही बाजरा बोए जा रहे हो। अरे भाई, रबी की फसल भी तो लो आप, चने, चने भी तो बो। कहने का मतलब इंटरक्रॉपिंग, उसमें और भी पशुओं के लिए जो घास, पशुओं को खिलाना है वो भी उगाओ, वो भी ग्रो करो। तो इंटरक्रॉपिंग, चेंज ऑफ क्रॉपिंग भी करते रहना चाहिए। उससे क्या है कि सोयल के अंदर, सोयल को फर्टाइल करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं। आप वीट उगाते जा रहे हो और इसके बीच में यदि आपने कोई भी दाल वाला पौधा लगा दिया, पल्सेज का लगा दिया, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि लैंड को फर्टाइल कर देंगे। तो सॉइल कंजर्व हो गया ना, फर्टाइल मतलब तो फर्टाइल से है ना, अपने को सॉइल को फर्टाइल करना है, सीधी सी बात है। कंटूर प्लाइंग, कंटूर प्लाविंग, जैसे मान लो इस तरह का स्लोप है, तो आपको प्लोविंग करनी है हल को, तो आप इस प्रकार से आप नहीं, सीड्स को नहीं लगा के, सीड्स को आप कंटूर बनाकर करिए इस प्रकार से प्लोविंग, इस प्रकार से प्लोविंग छोटा रूप हो गया टेरास फार्मिंग का, कंटूर प्लोविंग। अब लैंड को या सोइल को इनफर्टाइल नहीं कर दे डेजर्ट, विंड्स जो है, बड़ी साइज की जो विंड्स है वो फर्टाइल लैंड के ऊपर नहीं आ जाए, इसके लिए क्या है कि आप शेल्टर बेल्ट बनाओ। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या हुआ कि आप जिधर से विंड्स आ रही है, जैसे साउथ वेस्ट से आ रही है, तो साउथ वेस्ट से उधर क्या है कि आप बड़े पेड़ लगाओ, और उसकी आड़ में फिर क्या है, श्रब्स लगाओ, कोई आक है, कोई और इस तरह की साइज की बेर झाड़ी है, इस तरह की लगा हुआ।
तो उससे क्या होगा कि शेल्टर हो जाएगा, वो आगे की जो सोयल है वो सुरक्षित रहेगी, पीछे की पीछे रह जाएगी सोयल, जो सैंड है वो। ये तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया ना, अपने तो सोयल तक ही पहुंचे, लेकिन अच्छी तरह लर्न तो हुआ ना। वाटर से कल आगे देख लेंगे, ठीक है।